ये दुनिया एक बगीचा है। इसे सहेजने, सजाने व बचाने के लिए हर दौर में एक माली की जरूरत होती है। भारत रूपी बगीचे को जिन मालियों ने सहेजा, सजाया व बचाया, हम उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में कितने सफल हुए। जाति धर्म के नाम पर शोषण, लैंगिक भेदभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अनगिनत कांटों को जिन्होंने हटाया, आत्मसम्मान रूपी फूल खिलाए, उनमें एक माली ऐसा भी था जिसे क्रांति ज्योति कहा जाता है। हम उस क्रांति ज्योति को कितना और कैसे याद करते हैं। आज शिक्षा जगत से जुड़ा तबका कलम के लिए लड़ने वाले उस शख्स को कितना याद करता है। बराबरी व आजादी के लिए लड़ती महिलाओं को कितना एहसास है उस शख्स के लिए और उसके संघर्षों का। आज के किसानों को पता है क्या कि सदियों पहले किसान का कोड़ा किस शख्स को महसूस हुआ था। शूद्रों, अतिशूद्रों को गुलामी से आजादी दिलाने वाले इस शख्स को आज बहुजन कितना पढ़ते और जीते हैं। 21वीं सदी के युवाओं की रोजमर्रा की जिंदगी में उस माली की क्या अहमियत, इन सवालों के बरक्स आज हम बात करेंगे भारतीय पुनर्जागरण के अगुआ, राष्ट्र निर्माता, क्रांति ज्योति ज्योतिराव गोविंदराव फूले पर। अभिवादन स्वीकार करिए लक्ष्मण यादव का और स्वागत है आपका सामाजिक न्याय की पाठशाला में। 19वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। दुनिया के बड़े हिस्से में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्रांतियों का दौर चल रहा था। मध्य भारत के पश्चिमी छोर पर पेशवाओं का शासन अभी गुजरा ही था। वहीं एक घटना घटती है। एक नौजवान अपने सबसे प्रिय दोस्त की बारात में शामिल होता है। अचानक बाराती चीखते हुए कहते हैं, ये शूद्र हम ब्राह्मणों के साथ बारात में कैसे चल रहा, घोर अनर्थ, तुरंत भगाओ इसे। और उसे धक्के मारकर अपने प्रिय दोस्त की बारात से निकाल दिया जाता है। उदास उस शख्स को गले में मटका व पीठ पर झाड़ू लटकाए पेशवाई जुल्म का इतिहास लिए हुए घूम रहा एक अछूत वहीं मिलता है। यह देखकर हंसते हुए वह अछूत कहता है कि अब मान लो तुम भी शूद्र हो। वह शख्स वापस लौटकर अपने पिता से शिकायत करता है तो पिता कहता है, गनीमत है कि तुम्हें उन्होंने और कोई सजा नहीं दी। याद रखा करो, हम शूद्र हैं। भारत की आजादी के ठीक 100 साल पहले मध्य भारत के पश्चिमी छोर पर यह घटना घट रही थी। इस घटना ने उसे यह पाठ पढ़ा दिया कि मित्रता, मनुष्यता इन सब से बड़ी है जाति। उसे जाति के नाम पर दुत्कारा गया था। उसने जाति के विनाश को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। मकसद मिशन में तब्दील होता गया और सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति का वह मिशन उस शख्स की जिंदगी का असल मकसद बन चुका था। 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में चिमनाबाई और गोविंदराव के घर ज्योतिराव फूले का जन्म हुआ। तो जो किस्सा मैंने सुनाया वो उसी ज्योतिराव फूले का है। बचपन में माता का देहांत हो जाता है। सगुणाबाई ने उन्हें पाला पोसा। स्कूल भेजा उनके पिता गोविंदराव ने, जो खुद माली जाति से आते थे और फूलों का कारोबार किया करते थे। स्कूल पढ़ने जाते वक्त लोगों ने शिकायत की, और वो लोग कौन थे? उसके आसपास के उस इलाके के ब्राह्मण। और उन ब्राह्मणों की शिकायत पर पिता गोविंदराव अपने बेटे ज्योतिराव का स्कूल छुड़वा देते हैं और उसे वापस अपने पेशे में लगा लेते हैं। लेकिन उसी वक्त 2 लोग जो गोविंदराव के मित्र थे, गफ्फार बेग मुंशी और पादरी लिजिट, इन लोगों ने सलाह दी और गोविंदराव के कहने पर ज्योतिराव का फिर से एडमिशन कराते हैं और स्कॉटिश स्कूल में पढ़ने का एक नया सिलसिला शुरू होता है। और यहीं से शुरू होता है ज्योतिराव फूले का एक नया आगाज, एक नई सीख उस पाठशाला में। स्कूल से निकाला गया वह शख्स कुछ दिनों में उसी पूरे शहर में स्कूलों की श्रृंखला खड़ी कर देता है और अपने शहर को एजुकेशन हब बना देता है। जब स्कॉटिश स्कूल में ज्योतिबा फूले को पढ़ने के लिए भेजा गया तो उन्होंने दुनिया का इतिहास पढ़ा, अंग्रेजी भाषा को अपने पढ़ने का जरिया बनाया। और जिन 2 चीजों से सबसे ज्यादा ज्योतिराव प्रभावित हुए वो थी फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति। इन दोनों क्रांतियों को पढ़ने और सीखने के बाद ज्योतिराव के मन में भारत में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का आगाज करने का जो पाठ है वो इन 2 क्रांतियों से मिलता है। इन्हीं के साथ साथ एक पूरा सिलसिला शुरू होता है जब ज्योतिराव शिक्षा की अहमियत समझते हुए, जाति के उन्मूलन की अहमियत समझते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की शुरुआत करते हैं।
और उस शुरुआत का बीज वपन होता है अगस्त 1848, जब पुणे के पेठ में अछूत बच्चों के लिए पहला स्कूल खोलते हैं। और उसी के बाद जब उन्हें मुश्किल आती है कि उस स्कूल में पढ़ाने कौन जाएगा, तो कुछ लोग जो पढ़ाने जाते थे वो ब्राह्मण जाति के थे, और ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फूले के स्कूल में पढ़ाने जाने वाले ब्राह्मणों का बहिष्कार कर दिया, जिसके चलते उन्हें भी स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर अपने अहमदाबाद के एक टूर पर जो फिलिप मिलते हैं, उन्होंने समझाया कि आप अपनी महिलाओं को नहीं पढ़ाते, यह आपके देश की सबसे बड़ी समस्या है। ज्योतिराव फूले ने सावित्रीबाई फूले को किस्सा यह मिलता है कि एक पेड़ की टहनी से जमीन पर कुछ लकीरें खींच करके कहा कि तुम्हें पढ़ना होगा, तभी अपनी बेड़ियों को तोड़ सकोगी। और वहां से शुरुआत होती है सावित्रीबाई फूले जो उनकी पत्नी थी, इन दोनों के उस मिशन की, जिसके चलते अगले 2 से 3 सालों में ही पुणे और उसके आसपास के इलाकों में स्कूलों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। 1849 में गंजपेट मोहल्ले में दूसरा स्कूल खोलते हैं और 1852 में तीसरा स्कूल। लड़कियों के लिए स्कूल, अछूत बच्चों के लिए स्कूल, सभी तरह के लोगों के पढ़ने के लिए 1852 में एक वाचनालय खोलते हैं। पहले वाचनालय केवल सवर्णों के लिए हुआ करता। अपने इलाके में स्कूल से निकाले जाने वाला शख्स अपने इलाके को एजुकेशन हब बना देता है। आज 21वीं सदी में हमें याद करना चाहिए जब ज्योतिबा फूले ये कहते हैं, अफ्रीका में गुलामों की प्रथा थी, मुक्ति की लड़ाई गुलामों ने लड़ी और साथ साथ जिन लोगों ने गुलाम बनाया था उन्होंने भी उस लड़ाई को लड़ा। जबकि भारत देश में क्या हुआ, अगर थोड़े से ब्राह्मण ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले के स्कूल में पढ़ाने आते थे तो उनका उन्हीं ब्राह्मणों ने तिरस्कार कर दिया। और इस बात की शिकायत ज्योतिबा फूले को लगातार रही। साइंटिफिक सोसाइटी चलाते हैं जो शिक्षा को लेकर के काम किया ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले ने, उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने लंदन में सम्मानित किया। 1849-50 का दौर रहा होगा। 22 साल के फूले ने ब्राह्मणों को दान दिए जाने का विरोध किया। कल्पना करिए, आज राम मंदिर के नाम पर दान मांगा जा रहा है, चंदा जुटाया जा रहा है, और ज्योतिबा फूले आज से तकरीबन 150 साल पहले ब्राह्मणों को मिलने वाले दान को शिक्षा पर खर्च करने की हिमायती थे। 1838 का दौर था जब पिता गोविंद राव की मृत्यु होती है, और किसी भी तरह के ब्राह्मणवादी कर्मकांड को करने से ज्योतिबा फूले इनकार कर देते हैं। हमारे यहाँ भी 13वीं मनाई जाती है। पता है 13वीं में क्या होता है? ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, और आज भी जिसके घर में निधन हुआ है वह गम में भी दूसरे बाहर के लोगों को बुला करके, ब्राह्मणों को बुला करके खिलाता है। जाने कैसे खिलाता है ये कोई नहीं पूछता। ज्योतिराव फूले ने अपने पिता के निधन पर 13वीं नहीं की, कोई भी पुरोहित काम नहीं किया तो ये किया कि अपंग, विकलांग, शूद्र, अतिशूद्र तबके के लोगों को बुलाया, भर पेट खाना खिलाया और लौटते वक्त सबको एक किताब भेंट की। मैं आज इस वीडियो के जरिए आपसे भी अपील करता हूं, और मैं ये क्यों बात कर रहा हूं, 21वीं सदी में 150 साल पहले के एक नायक को हम क्यों पढ़ें। इस पाठशाला में आपको यह पढ़ाया जा रहा है कि हम आज भी उन गुलामी की बेड़ियों को जी रहे हैं जिसे 150 साल पहले एक शख्स ने तोड़ने की कोशिश की, सफलता पाई।